दोस्तों आज बात करते हैं हम कि जो टाइप ऑफ मेजॉरिटी होती है और जो वेरियस प्रोविजंस के अंदर कौन-कौन सी मेजॉरिटी का यूज़ किया गया है, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए 3 टाइप की मेजॉरिटी होती है संविधान में संशोधन करने के लिए। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी जिसके साथ पार्लियामेंट स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए होता है। ये 3 ही होती है। सिंपल मेजॉरिटी में सिंपल सा है कि प्रेजेंट जो ईच हाउस में प्रेजेंट वोटिंग जो मेंबर्स हैं उसकी मेजॉरिटी यानी कोई भी ऑर्डिनरी लॉ को अगर पास करना है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की हमें ज़रूरत होती है। और इस मेजॉरिटी को संविधान के संशोधन आर्टिकल 368 के तहत इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। यानी कि हाल ही में जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या बढ़ा के 31 से 34 कर दी गई, तो उसके अंदर सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ किया गया था। दूसरा था स्पेशल मेजॉरिटी। ये सिंपल मेजॉरिटी से इस तरीके से अलग है कि इसके अंदर जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, उसका 50% तो चाहिए ही चाहिए। साथ में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग जो वहाँ पे हैं, उनका 2/3 भी चाहिए। अच्छा, इसमें जो टोटल मेंबरशिप जो वर्ड दिया हुआ है, उसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एब्सेंट कितने हैं और वैकेंट सीट कितनी है। टोटल मेंबरशिप मतलब कि टोटल मेंबरशिप जो संविधान के अंदर जितनी दी हुई है, उसका टोटल। तो ये है स्पेशल मेजॉरिटी। जैसे कि आपने देखा कि अभी 10% रिजर्वेशन दिया था ईडब्ल्यूएस को, तो उसके अंदर 103वां जो अमेंडमेंट किया गया था, वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास हुआ था। अब तीसरा पड़ता है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, साथ में स्टेट्स का कंसेंट। इसके अंदर जो सेकंड नंबर पड़ी हमने स्पेशल मेजॉरिटी, वो तो है ही साथ इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेट्स हमारे जितने भी राज्य हैं, उनके विधानसभा से सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ होना चाहिए, यानी एटलीस्ट आधे राज्य की विधानसभाओं से। उसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। जैसे कि जीएसटी अभी पास हुआ, उसका 101वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी का हमने यूज़ किया। ये देखें, ये जो है यहाँ पे दी हुई है, ये ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं वेरियस प्रोविजंस ऑफ द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड। प्रोविजंस दैट रिक्वायर सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि जो पहली हमने मेजॉरिटी पढ़ी थी उसके तहत कौन कौन से प्रोविजन आते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी राज्य है, उसका अगर हमें एडमिशन लेना हो, यानी कि अपने अंदर शामिल करना हो, नए राज्य की स्थापना करनी हो, जो कि आर्टिकल 2 के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 2 के अंदर दिया हुआ है, किसी भी नए राज्य की स्थापना करनी हो या फिर उसको अपने राज्य में शामिल करना, अपने देश में शामिल करना हो, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। दूसरा है कि कोई भी फॉर्मेशन हो नए स्टेट्स का। देखो, पहला था एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब देखो, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, यानी कि बिल्कुल न्यू स्टेट है, पहले से इसकी कोई स्थापना नहीं है, अभी नया राज्य है, उसको या तो शामिल करना है या उसकी स्थापना करनी है। आर्टिकल 3 किस तरीके से अलग है। आर्टिकल 3 में हम जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स, यानी कि पहले से जो राज्य हमारे यहाँ पे है, उससे तोड़ के या तो नया राज्य बनाएंगे या उसके एरिया में कोई बदलाव करेंगे, उसकी बाउंड्री में कोई बदलाव करेंगे या उसके नाम में कोई बदलाव करेंगे। इस तरीके से हम अगर कोई स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए भी सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी ही हमें चाहिए होती है, ठीक है। आर्टिकल 2 में था एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और तीसरे में कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, उसकी बाउंड्री में अल्ट्रेशन, उसके नाम में अल्ट्रेशन, और जो उसके एरिया में अल्ट्रेशन करके नए स्टेट्स को बनाना। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। दोनों में डिफरेंस ये है कि पहला आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि बिल्कुल नए सिरे से किसी राज्य की स्थापना करनी है। दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि एग्जिस्टिंग पहले से स्थापित राज्य था, हमारे यहाँ राज्य था, उसमें बदलाव करके नया राज्य बनाना है। दोनों में अंतर ये है। और फिर और किन-किन चीज़ों के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जो दूसरा शेड्यूल है, जो हमारे 12 शेड्यूल हैं संविधान के अंदर, उसमें शेड्यूल नंबर 2 है, इसके अंदर वेतन भत्ते और जो कुछ प्रिविलेज दिए हुए हैं, उनमें बदलाव करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। साथ ही साथ अगर राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है, एक तो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको विधानसभा बोलते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको विधान परिषद भी बोलते हैं। इंडिया के कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद भी है, और कुछ कि ने अपने यहाँ उसको पास करने के लिए बिल निकाल दी है, लेकिन सेंटर से अभी उनको असेंट मिलना बाकी है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आज जो इसका अच्छा प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 169 में, इसको आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 169 ये कहता है कि अगर किसी राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना करनी है तो सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा। साथ ही साथ एबॉलिशन करना है, वो भी आर्टिकल 169 के तहत सिंपल मेजॉरिटी से होगा। अच्छा, पार्लियामेंट में कोरम, यानी कि एटलीस्ट इतना कोरम पार्लियामेंट में होना चाहिए, है ना, वो आर्टिकल 100 में दिया गया है। साथ ही एमपीज़ की सैलरी अलाउंस कितना जो है, जो फिक्सेशन किया गया है, वो आर्टिकल 106 में, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से ही होता है। अच्छा, पार्लियामेंट के रूल्स और उनके प्रोसीजर्स में अगर कोई बदलाव करना है, वो भी आर्टिकल
118 में दिया गया है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से होगा। पार्लियामेंट में इंग्लिश भाषा का उपयोग करना है, उसके अंदर कोई बदलाव लाना है तो मेजॉरिटी चाहिए, वो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इसके अलावा नंबर ऑफ पुलिस जजेज सुप्रीम कोर्ट में पुलिस जजेस की संख्या कितनी होगी, उसमें बदलाव लाना है तो उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। पार्लियामेंट का प्रिविलेज, इसके मेंबर्स का और इसकी कमिटीज़ का, उन सब के बारे में बात करता है आर्टिकल 105, उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी से बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन देना है सुप्रीम कोर्ट को और ज़्यादा कि आपका क्षेत्र बढ़ाया जाता है, दायरा वहाँ तक कर दिया जाता है, मतलब अगर दायरा बढ़ा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 138 के बारे में बात करता है, तो उसके अंदर बदलाव लाना है तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की जो है आर्टिकल 343 के अंदर जो बात की गई है उसमें बदलाव लाना है तो सिंपल मेजॉरिटी। और सिटीजनशिप की जो है आर्टिकल 5 से 11 में अगर कोई बदलाव लाना है तो सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, ये सब बातें हमने यहाँ पे करी है। इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, उन चुनावों में से संबंधित कोई अगर बदलाव लाना है, संविधान में संशोधन करना है, सिंपल मेजॉरिटी। साथ ही साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी कि संसदीय क्षेत्र हैं, उनमें अगर कोई बदलाव लाना है, उनकी सीमाओं के अंदर बदलाव लाना है तो आर्टिकल 82 में इस बारे में बात करी गई है। यूटीज़ के अंदर बदलाव लाना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना है तो भी सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा। 5वां शेड्यूल और 6ठा शेड्यूल आर्टिकल 244 1 और आर्टिकल 244, इनसे अंदर भी कोई बदलाव लाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी जो हमने पढ़ी, सेकंड नंबर की जो मेजॉरिटी थी, उसमें बदलाव संविधान में कौन कौन से बदलावों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी का प्रयोग किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, ठीक है। तीसरा है आपका जितना भी प्रोविजंस है जो कि आपका फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी के अंदर कवर नहीं हुआ है, वो सारे भी स्पेशल मेजॉरिटी में आते हैं। अब तीसरा था स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। इनमें क्या है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, उसमें बदलाव लाना है या उसके मैनर में बदलाव लाना है। देखो सीधा-सीधा संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ता है इससे, क्योंकि स्टेट से भी संबंधित है। तो उसके लिए आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 जो बताया गया है कि संविधान में संशोधन करते हैं जब आप किस रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के इलेक्शन और उसके मैनर में चेंज लाते हैं, तो भी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए। आपको अगर यूनियन और स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो भी सिंपल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, इनमें किसी तरीके का बदलाव लाना है क्योंकि सीधा सीधा संबंध इनका पड़ता है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे, स्टेट्स पे और सेंट्रल स्टेट्स रिलेशंस पे। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 214 में बताया गया है, तो इसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए होता है। साथ में लेजिस्लेटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस किस में, यूनियन और स्टेट्स में, इसके अंदर भी अगर बात करें तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। 7 शेड्यूल जो हमारा दी है, 3 लिस्टें उसमें दी है आर्टिकल 246 में, साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट और आर्टिकल 368, ये सब के बारे में हम बात करते हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए ही चाहिए होता है। अब बात करते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब तक कौन कौन से बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, कुछ बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। तो देखो, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हमारा पास हुआ था, वो हुआ था एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज। पहला संविधान संशोधन 1951 में पास हुआ था। इसके अंदर स्टेट को एम्पावर किया गया था, जितने भी राज्य हैं उनको ये शक्ति दी गई थी कि आप जो सोसाइटी का वो क्लास जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हो। साथ ही साथ ऐसे कुछ कानून जिनमें बदलाव को आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो उसे बचाने के लिए उन कानूनों को एक स्पेशल शेड्यूल के अंदर डाला गया था, जैसे कि एक्वाजिशन ऑफ एस्टेट्स, इन सब चीज़ों को, क्योंकि उस टाइम देश में बदलाव की ज़रूरत थी, विकास करने की ज़रूरत थी, ग्रो करने की ज़रूरत थी, तो ज़मीनें हिंदुस्तान के डेवलपमेंट को चाहिए थी। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा रोड का विकास, रेलवे का विकास, ब्रिजेज़ का विकास, इंडस्ट्रीज़ का विकास, तो ज़मीनों को क्लेम करने के लिए लोग भाग भाग के कोर्ट में जाते थे। तो कुछ कानून ऐसे लाए गए थे कि इन कानूनों को आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो उन कानूनों के शेड्यूल भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा तैयार किया गया था। पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 9 शेड्यूल ऐड किया था, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स को उसके अंदर डाला था और अदर लॉज को डाला था, ताकि इनको जुडिशियल रिव्यू से दूर किया जा सके। बाद में आर्टिकल 31, 31 ए और 31 बी भी इसके अंदर इंसर्ट किए गए।
अच्छा, कुछ और ग्राउंड है, 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19(1) वर एडेड। आर्टिकल 19 जो है उसका फर्स्ट के अंदर कुछ और ग्राउंड्स भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किए गए, जिसमें पब्लिक ऑर्डर लिखा हुआ है, फ्रेंड रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट लिखा हुआ है और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस लिखा हुआ है। द वैलिडिटी ऑफ स्टेट्स मूव टू नेशनलाइज एनी बिजनेस और ट्रेड एंड द सेम टू नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। यानी कि जो स्टेट जो मूव करती है कोई भी बिजनेस या ट्रेड को नेशनलाइज करने के लिए, ठीक है, जैसे वैलिडिटी ऑफ द स्टेट्स मूव, यानी कि स्टेट कुछ भी मूव करती है बिजनेस और ट्रेड को नेशनलाइज करने के लिए, और सेम टू नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायोलेशन ऑफ द राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस। तो इन सबको भी हम लोगों ने डाला है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। अब 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1952 आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। 7वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बढ़ा के यूनियन टेरिटरी तक भी कर दिया गया है, और साथ में एक कह दिया गया कि हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जज और एक्टिंग जजेस की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। साथ में कह दिया कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स हैं उनका एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। और आपके पहले स्टेट्स जो थे ए बी सी और डी क्लास के अंदर विभाजित थे। अब वो जो क्लास था ए बी सी और डी, उसको एबोलिश करके इनको जो है 14 राज्यों और 6 यूटीज़ के अंदर डिवाइड किया गया। फिर 9वां संविधान संशोधन हुआ 1960 में। इसके अंदर क्या हुआ कि इंडो पाक एग्रीमेंट 1958 हुआ था ना पाकिस्तान के साथ, उसके अकॉर्डिंग भारतीय क्षेत्र को एडजस्टमेंट करना था, तो उसके लिए 9वां संविधान संशोधन 1960 में। और साथ ही साथ एक इंडिया का टेरिटरी था बैरूबारी यूनियन, उसको वेस्ट बंगाल से हटा के उस टाइम की पाकिस्तान को दिया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 हुआ। इसके अंदर इंडियन यूनियन के अंदर पौंडीचेरी को शामिल किया गया, जिसको आज पुडुचेरी बोलते हैं। 1962 के अंदर शामिल हुआ, ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ कि लेजिस्लेचर्स को इसमें एक प्रोविज़न बनाया गया कि हम लोग लेजिस्लेचर बना सकते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं यूनियन टेरिटरीज़ की, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी, तो प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी, इनके लिए लेजिस्लेचर्स की स्थापना की गई, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविज़न इनके लिए किया गया था, क्योंकि नए नए राज्य बने थे ना, तो इनके लिए विधानसभा भी चाहिए थी, और लेजिस्लेचर मतलब विधानसभाएं इनके लिए बनाई गई 14वां संविधान संशोधन करके। 26वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में। इसके अंदर प्रिवी पर्स जो था उसको एबलिश किया गया, और जो प्रिवी पर्स का मतलब जो फॉर्मर जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे राष्ट्र जो देसी राजा थे, देसी राज्य थे, उन सबको एक प्रिविलेज जो दिए गए थे वो प्रिविलेज सारे हटा दिए गए। 26 अमेंडमेंट एक्ट 1970 उनके द्वारा, यानी कि आज़ादी के 20 साल बाद तक भी वो उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। अच्छा, 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि सिक्किम प्रोटेक्टोरेट स्टेटस जो है सिक्किम का, वो हटा दिया गया, और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया इंडिया के। यानी एक होता है प्रोटेक्टोरेट स्टेट, यानी कि ये हमारा राज्य नहीं है लेकिन हम इसके प्रोटेक्टर हैं, सॉरी, हम इसके संरक्षक हैं। तो अब हम सिर्फ संरक्षक नहीं रह गए हैं, अब सिक्किम हमारा अभिन्न अंग हो गया है, तो ये हमने इसका प्रावधान किया। साथ ही 10वां शेड्यूल है वो भी 35वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। इसके अंदर कहा गया कि जो सिक्किम है उसका एसोसिएशन हमने डीम किया, उससे संबंधित जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो हमने लागू की। 1975 के अंदर 36वां संविधान संशोधन हमने लागू किया, जिसमें सिक्किम को एक फुल फ्लैज स्टेट बनाया, और कहा गया कि इंडियन यूनियन जो है उसके अंदर सिक्किम को शामिल कर दिया गया है। 39वां संविधान संशोधन 1975 के अंदर, यानी 75 के अंदर बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, 36 के बाद 39वां हुआ था। उसमें अच्छा, 1975 में जो 39वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कहा गया है कि भारतीय जो कोर्ट है ना उसके अंदर इलेक्शन किस किस का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और स्पीकर ऑफ द लोकसभा का इलेक्शन, इसकी स्क्रूटनी भारत के कोर्ट नहीं कर सकते, इंडियन कोर्ट्स के अंदर स्क्रूटनी नहीं होगी। तो ये 1975 के अंदर 39 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया।
और ये इमरजेंसी जब लागू थी 1975-77 उस दौरान ये किया गया था। अब उसके इसके रिएक्शन के देखा जाए तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसके रिएक्शन आए इमरजेंसी के। 19 इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। इसमें कहा गया कि 3 नए शब्द इन्होंने जोड़े थे, सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये जो हमारा भारत का जो प्रीएम्बल है, उसके अंदर 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अच्छा, इन तीनों शब्दों को रट लीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछ जाता है इन चारों में से कौन-सा एक शब्द जो है वो आपके संविधान के प्रीएम्बल में नहीं है। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो सिटीजन्स को मिली हुई है, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें जो सिटीजन्स को दी है, उसको भी इसमें जोड़ा गया। इसको साथ ही 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े गए 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है? और इसमें जोड़े गया जो अभी आगे बात करते हैं हम 44वें संविधान संशोधन की। इसमें क्या किया गया कि जो एक टर्म है इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसके आधार पर जो इमरजेंसी लागू करते हैं देश में, नेशनल इमरजेंसी, इसको हटा दिया गया और कह दिया गया कि अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे नहीं बल्कि आर्म्ड रिबेलियन के बेस पे इन नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। साथ ही प्रेसिडेंट के लिए ये कर दिया कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो अगर डिक्लेयर करनी है तो प्रेसिडेंट तभी डिक्लेयर करेंगे जब उसको कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी। पहले ऐसा रिटर्न रिकमेंडेशन वाला कुछ भी नहीं था। अभी और कर दिया गया कि शायद जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी होता है उसको हटा दिया गया और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ये भी 44वें संविधान संशोधन के दौरान हुआ। साथ ही फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये प्रोवाइड किया गया कि जो आर्टिकल 20 और 21 है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होंगे। अब बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन की। इसमें एमपीज़ और एमएलए जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया सकता है डिफेक्शन के बेस पे। इसके बारे में बताया गया और साथ में जो 10वां शेड्यूल है एक, उसके अंदर भी इस रिगार्डिंग जो है और प्रोविजंस किए गए। 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 के अंदर। उसके अंदर अपनी जो वोटिंग एज है इंडिया में वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबलीज़ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमपी एमएलए के लिए जो हम लोग वोटिंग करते हैं पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए, तो वो वोटिंग एज घटा के 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो ये ध्यान रखना, ये 69 अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा की गई थी। फिर 61 के द्वारा। अब है 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991 के बारे में बात करते हैं। इसने क्या किया, पहले दिल्ली को यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलते थे। ये जो स्पेशल स्टेटस था यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का, ये इसको डेजिग्नेट कर दिया गया। अब बोलते हैं इसको एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये इसको स्टेटस दिया गया अब यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली नहीं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये 1991 में किया गया और 70 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई और 7 मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बनाए गए दिल्ली के अंदर। साथ ही 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1902 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो पंचायती राज से संबंधित है। इसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं, पंचायती राज जो संस्थाएँ हैं, उनको संवैधानिक यथास्थिति दी गई, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और साथ में प्रोटेक्शन भी दिया गया। और एक संविधान में नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9, जिसको कहा गया था पंचायत। और साथ में 11वां शेड्यूल भी जोड़ा गया, 11th शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं पंचायत से संबंधित। जस्ट आगे वाला जो है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संबंधित। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है और प्रोटेक्शन है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, जैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूट है, वैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है द म्यूनसिपाल्टीज़ जो हैं उनको एक संवैधानिक स्थिति दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया। साथ ही नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9A, उसका नाम रखा गया द म्यूनसिपाल्टीज़। और उसके उसके रिगार्डिंग इन्होंने 12वां शेड्यूल भी जोड़ा गया, 12th शेड्यूल, जिसमें 18 फंक्शनल आइटम्स म्यूनसिपाल्टी संबंधित इसमें रखे। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 जो है वो किस रिगार्डिंग हुआ, इसमें जो लोकसभा और जो जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और विधानसभा चुनाव के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, उनकी उनकी जो है रीएडजस्टमेंट पे आने वाले 25 साल तक के लिए 2001 के अंदर बैन लगा दिया। यानी 2001 + 25 यानी अब 2026 के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी प्रकार का रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। उस पर एक्सटेंशन लगा दिया, उस एक्सटेंशन पे बैन लगा दिया गया। तो ये बैन अब 2026 तक जारी रहेगा।
अभी हम बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002 की। इसके अंदर 3 बदलाव किए गए, तीनों ही बदलाव एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित थे। फंडामेंटल राइट्स में बदलाव किया गया, डीपीएसपी में बदलाव किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बदलाव किया गया। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन में फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी में बदलाव ये किया गया, आर्टिकल 45 को एलिमेंट्री एजुकेशन सब्जेक्ट मैटर दिया गया। और आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें एक ड्यूटी जोड़ी गई, आर्टिकल 51A, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित है। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये ध्यान रखने की बात है कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 है। इसने क्या किया कि पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो नेशनल कमीशन था, एक ही था, अब इसको तोड़ के 2 कर दिया गया। आर्टिकल 338 के तहत किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और आर्टिकल 338A के तहत किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। 97वां संविधान संशोधन 2011 हुआ। इसके अंदर क्या किया गया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और प्रोटेक्शन दिया गया। जैसे कि अस्तवाइल इससे पहले पंचायती राज म्यूनसिपालिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया गया था, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया गया आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। आर्टिकल इसके लिए जोड़ा गया आपका अच्छा, और आर्टिकल 19 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करना भी एक राइट बनाया गया, और साथ में इससे संबंधित नया डीपीएसपी भी जोड़ा गया, और ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन संबंधित, और इस एक नया पार्ट जोड़ा गया है 9th बी। अच्छा, इससे पहले 9th था वो आपका पंचायती राज से संबंधित था। 9th ए जो पार्ट था वो अर्बन बॉडी एंड म्यूनसिपालिटी संबंधित था। 9th बी जोड़ा गया, वो आपका संबंधित है कॉरपोरेट सोसाइटीज़ के लिए। आर्टिकल अच्छा, इस अब 90 ये हो गया हमारा 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। अब 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2014 में। इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना करी थी पार्लियामेंट में, जिसको हम शॉर्ट में एनजेएसी बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ 2015 में, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट बिल के द्वारा। अगले ही साल 2015 में 5 जजों की एक कमेटी बनी, जिसने 4-1 से स्ट्राइक डाउन कर दिया एनजेसी को, और कहा कि जो कॉलेजियन सिस्टम था वो सबसे बेटर है। जस्टिस केयर उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे उस टाइम थे, उनका एक ओपिनियन है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के नागरिकों की राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उस देश के जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो और किसी प्रकार के प्रेशर से अलग हो, इंसुलेटेड हो, और ये किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन से बिल्कुल इंसुलेटेड हो, इंडिपेंडेंट हो। और इस वजह से जो एनजेसी है वो इस इंडिपेंडेंसी को, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को वायलेट करती है, इसलिए एनजेसी को स्ट्राइक डाउन किया 99वें संविधान संशोधन 2014 में। ये सब चीज़ें हुई। संविधान संशोधन 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया और बांग्लादेश के बाद एलबी यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ। बहुत सारे आपके जो भारत देश के कुछ हिस्से थे वो बांग्लादेश को दिए गए, वहाँ से हमारे लिए गए, ताकि लैंड बाउंड्री जो जिस पर विवाद था वो शॉर्ट आउट हो सके। 101वां संविधान संशोधन हुआ 2017 में, जिसके द्वारा जीएसटी अप्लाई हुआ इंडिया में 1 जुलाई 2017 से। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना 102वें संविधान संशोधन 2018 में। ईडब्ल्यूएस को 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 10% रिजर्वेशन दिया गया, और 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा नेक्स्ट रिजर्वेशन जो एससी और एसटी को लोकसभा और स्टेट असेंबली से मिला हुआ है उसको फिर फर्दर जो है एक्सटेंड कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा चैप्टर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। धन्यवाद।